उत्तराखंड के छोटे शहरों और औद्योगिक कॉलोनियों से शुरू हुआ रफ़त अब्बास अली का सफ़र आज उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचा चुका है। महज 15 साल पहले फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले ज़िंदगी की पेचीदगियों को समझने के लिए सौ जतन करने लगे। बतौर राइटर फुकरे बॉयज़, हनी बनी का झोलमाल, डार्लिंग आई लव यू टू और यूपी वाली लव स्टोरी जैसी कई फिल्में और शोज़ लिखा है। और बतौर निर्देशक निर्माता इनकी फिल्म है थ्रिलर एक्स, अ परफेक्ट गेस्ट पीजी, प्रोजेक्ट हॉरर और हाल ही में रिलीज फिल्म यूपी वाली लव स्टोरी, जो बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में है। सर अभी आपकी एक बहुत बेहतरीन फिल्म आई थी यूपी वाली लव स्टोरी जी तो मैं चाह रहा हूँ आगे बढ़ें उससे पहले आप ट्रेलर देख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल, ये देखिए। तुमको आए हुए तो 4 दिन हुए ना, बचपन से प्यार करते हैं मुझसे। तुझ पे नजर ये पड़ी है मेरी बेधड़क, मुझको दीवाना बनाए हंसी तेरी बेधड़क। तुझ पे नजर ये पड़ी है मेरी बेधड़क, मुझको दीवाना बनाए हंसी तेरी बेधड़क। सर जब ये फिल्म आपने प्लान किया तो इसका जो कथा है, जो कहानी मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया अपने तरफ, या मैंने उस फिल्म को देखी तो क्या दिमाग में आया होगा आपके कि ये सारी चीज़ें बनी और फिर लोग जुड़े और एक कारवां निकला। नहीं, देखिए, मेरे फ्रेंड थे मऊ के, जो एक फिल्म का बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। वो चाहते थे कि भोजपुरी फिल्म बने, लेकिन मैंने कही भोजपुरी फिल्म नहीं बनाई। तो मैंने प्लान करा क्यों ना हम लोग एक हिंदी फिल्म करें। तो उसके लिए उनको बजट कम पड़ रहा था। तो रुद्रपुर से जो छाबड़ा जी हैं, भूषण छाबड़ा जी, आप जानते हैं ना अच्छी तरीके से, बिल्कुल। तो यहाँ पर काफ़ी एक्टिव भी हैं। उनसे डिस्कस हुआ कि सर एक ऐसी फिल्म का प्लान कर रहे हैं, तो आपका सहयोग चाहिए। उन्होंने बोला कि बेहतर है, जो मुझसे होगा वो हम करेंगे। कहानी ये जो यूपी लव स्टोरी की कहानी है, ये दिमाग में मेरे 1.5 साल से थी। तो कभी भी ऐसा प्लान नहीं बन पा रहा था कि फिर कब की जाए। अचानक मौका आया, हम लोगों ने प्लान किया, जिसमें भूषण छाबड़ा जी और हमारे मास्टर अब्दुल्ला जी प्रोड्यूसर, इन सब ने मिलकर एक फिल्म का टाइटल स्टार्ट कराया, जिसका नाम था यूपी वाली लव स्टोरी। फिर कास्टिंग की बात आई। उससे पहले वो बेधड़क इश्क था। हाँ, उससे पहले उस फिल्म का नाम बेधड़क इश्क था, जबकि टाइटल भी, सॉन्ग भी हमारा रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन हमें किसी वजह से मिला नहीं वो, क्योंकि बेधड़क के नाम से काफ़ी टाइटल रजिस्टर्ड थे। फिर हमने कुछ कैची नाम सोचा कि यार कुछ कैची नाम आना चाहिए। तो यूपी वाली लव स्टोरी क्या अट्रैक्ट करती पूरे नॉर्थ को। अब उत्तराखंड हो, यूपी हो, बिहार हो, सबको लगता है कि यूपी वाली लव स्टोरी क्या होगी। तो इसलिए हम सब लोगों ने डिसाइड करा कि एक यार छोटी सी लव स्टोरी, यूपी वाली लव स्टोरी का प्लान करते हैं। तो हमने फिर ये पूरी यूनिट को लेकर हम गोरखपुर गए और वहाँ हमने शूट की फिल्म। कितने 13 या 14 दिन में पूरी फिल्म शूट की थी आपने? हाँ, 13 दिन में फिल्म कंप्लीट की हमने। उसमें कास्टिंग बड़ा बेहतरीन लगा मुझे, और सारी जो कास्टिंग हुई है, मनोज रमोला जी हैं, अनुग्रह भाई हैं, छाबड़ा सर हैं, लेखवानी जी हैं, तो कैसे कास्टिंग आप ही ने किया था या? देखिए, क्या है, हम लोग सब लोग दोस्ती है मुंबई में। मनोज रमोला कास्टिंग डायरेक्टर हैं। अनुग्रह को मैं छाबड़ा जी के थ्रू जानता हूँ, छाबड़ा जी ने मुझसे इंट्रोड्यूस कराया था। वो एक अच्छा एक्टर भी है। और एक्चुअली क्या, कहानी के हिसाब से मुझे चाहिए था 20-22 साल का एक लड़का जो मैच्योर ना रहे, ठीक है, टीन एज लव स्टोरी के हिसाब से। तो मनोज रमोला को मुझे देख के लगा कि यार इनकी एज करेक्ट है, 20-22 साल की लगती है। और उनको कहानी बहुत पसंद आई मनोज रमोला जी को। पहली बार सुनते के साथ ही बोला कि हाँ यार, इतने सालों के बाद कोई कमाल का कंटेंट आया, इसको करते हैं। फिर सेकंड लीड के लिए छाबड़ा जी ने बोला कि अनुग्रह को बुला लेते हैं। और हमारी कोशिश भी ये रहती है कि ज़्यादातर हम अपने उत्तराखंड के लोगों को मौका दें। तो इसलिए हमने मनोज रमोला जी यहीं के थे। अनुग्रह को हमारे साथ पहले काम कर चुका था, अगर तो उसको हमने ले लिया सेकंड लीड में कि कहीं फ्यूचर में कुछ अगर होता है तो अच्छा रहेगा उत्तराखंड के लिए, और हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे क्षेत्र का बंदा आगे बढ़ा है। अमित लेखवानी काफ़ी बॉलीवुड फिल्मों में काम कर रहे हैं,
काफ़ी उनकी बड़ी बड़ी फिल्में हैं जैसे विलन, उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। उनको मैंने एक रोल ऑफ़र किया, यही राणा प्रताप को जो आपने ट्रेलर में देखा, बहुत कमाल का लगा उनको, वो मान गए। और काफ़ी जितने भी कैरेक्टर हैं सब मेरे अच्छे दोस्त हैं, और मुझे जो जो लगा कि हाँ इस कैरेक्टर के लिए फिट है, मैंने उनको कास्ट कर लिया। और इस पूरी टीम को जमा करके हम लोग पहुँच गए मऊ डिस्ट्रिक्ट। इसमें जो गाना है बेधड़क इश्क, मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है, मैं मैक्सिमम टाइम उसे सुनता ही रहता हूँ। तो वो जो गाना आपने बनाया वो क्या? एक्चुअली क्या, वो गाना मेरे पास 2 साल पहले से मुखड़ा लिखा हुआ था। मैं मूडी राइटर, लिरिक्स राइटर हूँ, मतलब बेसिकली तो मैं स्क्रीन प्ले डायलॉग लिखता हूँ। कोई कभी कभार ऐसा होता है कि आपके जहन में कोई लाइनें आ जाती हैं, तो वो जहन में मेरे 3-4 कई बार आ चुका था, लेकिन मुखड़ा ही मुखड़ा था। मैं कंप्लीट इसलिए नहीं कर पाया था कि वो प्रोजेक्ट नहीं, तो मैं कंप्लीट क्या करूँ। फिर इस कहानी के मुताबिक जो एक्चुअल लाइनें थी वो कमाल फिट बैठ गई। उसके बाद हमें मौका मिला, मैंने पूरा ही गाना लिख दिया। लिखने के बाद आपने देखा सबको आज पसंद आ रहा है, और जितने भी लोग सुनते हैं उस गाने को बहुत बहुत ही खूबसूरत बोलते हैं कि बहुत अच्छा गाना लिखा। तो जो लाइनें आई, क्या कोई इंसिडेंट हुआ था या कुछ ऐसा था, कोई इंसिडेंट जहाँ से वो लाइनें निकली, या फिर बस आ गई? बस आ गई। वो तो बिना एक्सीडेंट के तो कुछ होते ही नहीं है। अब बेधड़क इश्क है तो कभी तो इश्क हुआ ही होगा, तो एक्सपीरियंस तो होता चाहिए हर इंसान को। और पता नहीं अचानक ही वो दिमाग में मेरी लाइन आई थी, लेकिन बाद में जब मैंने उसको मुखड़ा किया तो फिल्म के मुताबिक ही फिर तो मूड बन ही गया था कि कहानी के हिसाब से क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। तो पूरा फ्लेवर उस गाने में आ गया, अब पूरी फिल्म की जान है वो अकेला गाना। सबसे पहले कब जहन में आया आपको कि मुझे आर्टिस्टिक फील्ड में जाना है या क्रिएटिव फील्ड में जाना है या मुझे मुंबई जाना है? हमारे गुरु जी थे, हमारे क्लास टीचर थे पान सिंह बिष्ट जी। उन्होंने मुझे मौका दिया स्कूल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का, तो मैंने वहाँ हिस्सा लिया, और वहाँ पे मैं बेस्ट एक्टर, बेस्ट राइटर सब इनाम जीत के लाया। और वहाँ की जो तालियों की गूंज थी ना, वो उससे मुझे लगा कि यार मैं इसी चीज़ के लिए बना हूँ, एंटरटेनमेंट के लिए। फिर जैसे ही 12वीं ख़त्म हुआ, उसके बाद सीधे मुंबई की मैंने दौड़ लगा दी। बनने तो मैं एक्टर ही गया था, जाहिर सी बात है। तो उस समय एज मेरी ऐसी थी कि मैं 17-18 साल का था। अब ना तो मैं बड़ा था ना मैं छोटा था, तो मैं काफ़ी परेशान हुआ। 1-1.5 साल तो मैं परेशान ही रहा कि कैसे कास्ट, जहाँ भी जाता था बोले आप तो तुम छोटे हो, कहीं जाता था बोले आप तो बड़े हो। तो ना तो मैं बच्चों के शो में था ना बड़ों के शो में था। तो फिर मैंने, मेरे एक डायरेक्टर मित्र थे राकेश प्रसाद जी, जिनको मैंने बाद में असिस्ट भी किया सीरियल में। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू लिख सकता है क्या? तो मैंने कहा हाँ लिख सकता हूँ। बोले कि एनिमेशन फिल्में हैं। मैंने कहा हाँ एनिमेशन का मुझे बहुत शौक है, मैं लिख लूँगा मैं। तो वहाँ से उन्होंने मुझे लिखने का मौका दिया, और यकीन मानो मैंने 3-3 घंटे में फिल्में लिखी है, 3-3 घंटे में। और मेरी काफ़ी एनिमेशन फिल्में हैं जो स्टार प्लस पोगो पर रिलीज होती है। घटोत्कच, प्रहलाद, वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान, लव कुश, सिंहासन बत्तीसी, बहुत कुछ लिखा मैंने उनके लिए। सर आप मुंबई तो पहुंच गए, लाल कुआं से उठ के मुंबई पहुंच गए, लेकिन जब आदमी पहली बार ट्रेन से उतरता है तो लाल कुआं या छोटे शहरों की जो दुनिया होती है वो दुनिया, और ट्रेन से उतरने के बाद जो मुंबई की दुनिया होती है वो बिल्कुल अलग होता है। तो जैसे ही आप उतरे होंगे तो क्या क्या एक दिल और जहन में आपके चल रहा होगा? बड़ा खुश हुआ था मैं, मतलब मेरा सपना पूरा हो गया था मुंबई, वो भी इतनी कम उम्र में, 17-18 साल की उम्र में मुंबई आ गया। और मैं सबसे पहले उतरा था मीरा रोड में, जहाँ पे हमारे को रिलेटिव थे, उनके यहाँ रुका मैं। और मतलब बिल्डिंग ही देख रहा था बस, ये बिल्डिंग है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, खाली टीवी में देखी थी हमने बिल्डिंग है, यार ये वाकई में मुंबई आ गया। इतना खुश था, बहुत ज़्यादा बेहद। और उसके बाद एक इंसिडेंट बताता हूँ, मज़ेदार था। अगले दिन मैंने पूछा मुझे अंधेरी जाना है, तो किसी ने बताया कि आप मीरा रोड स्टेशन पे जाइए और वहाँ से अंधेरी के लिए ट्रेन पकड़ लीजिए। अब मैं सुबह नहा धो के 8 बजे मैं अंधेरे के लिए निकल गया और स्टेशन पे पहुंचा। लोकल ट्रेन में इतनी भीड़ थी माशाल्लाह के ऊपर भी लोग चढ़े हुए थे, नीचे भी चढ़े हुए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब दूसरी में चले जाएंगे। 2 मिनट के बाद दूसरी ट्रेन है, वो भी उससे भी ज़्यादा भीड़। मैं 8 बजे से 11 बजे तक खड़ा रहा, मुझे ट्रेन में जगह नहीं मिली। फिर एक बेचारा जो स्टॉल लगाते हैं वहाँ पे, उनसे मैंने पूछा, मैंने भाई साहब इतनी बर्फ भी आती है क्या ट्रेन यहाँ पे? बोले तू 8 बजे से खड़ा है, तू जिस हालत में तू देख रहा है ना ट्रेन को,
तो पूरे दिन नहीं चढ़ पाएगा। बोले ऊपर का नाम ले, चढ़ जा। अगली ट्रेन जैसी आई मैं चढ़ गया एकदम। अब सब मुझसे बड़े बड़े ऐसे हाथ पकड़ के खड़े पड़े। अब मैं उनसे पूछ रहा हूँ हर बार, अंधेरी आई क्या? तो कह रहे नहीं अभी नहीं आया। दूसरा स्टेशन आया, अंधेरी आ गया? अरे नहीं भाई अंधेरी नहीं आ गया। अरे तीसरा, अंधेरी आ गया क्या? अरे अंधेरी नहीं आया भाई, मैं भी अंधेरी उतरूंगा। ठीक है। तीसरा, अंधेरी आ गया क्या? निकल गया है। निकल गया। मैं टेंशन में आ गया, मैं कहाँ जाऊँ भाई, कैसे कैसे जाऊँ? तो मैं विले पार्ले उतरा उसका अगले स्टेशन में। फिर वही परेशानी उधर से, लेकिन ट्रेन खाली थी। मैं आया, आने के बाद पहली बार अंधेरी देखा, क्योंकि खाली हम किताबों में पढ़ते थे अंधेरी अंधेरी ये सब। मैंने राम गोपाल वर्मा का ना एड्रेस लिखा हुआ था, जब किताबों में अखबारों में आता था कि बर्थडे पर, तो ये लिखा हुआ था। मैंने पूछा, मैंने भाई साहब इस एड्रेस के लिए बस कहाँ से मिलेगी? तो बस एक बंदे ने बता दी कि इस नंबर की बस आपको वहाँ मिलेगी। अब राम गोपाल वर्मा का जो प्रोडक्शन का नाम था वो था फैक्ट्री। अब हमने सोचा कोई फैक्ट्री होगी चिमनी उमनी वाली, हम तो सेंचुरी पेपर मिल को देख रहे थे, लालगो वाली। मैंने कहा ये फैक्ट्री, एक फैक्ट्री वो होगी। मैंने हो सकता फिल्में भी बनाता हूँ, उसकी भी अपनी फैक्ट्री भी होगी। अब हम उसके इलाके में खूब चक्कर लगा रहे हैं। मेरे को दोपहर के 3 बज गए। अब मैं आसमान में देख रहा हूँ, मैंने कहा इसके धुआं कहाँ से निकल रहा है? आपको धुआं निकलते हुए दिख रहा है कि पता चल जाए कि चिमनी उमनी लगी है, फैक्ट्री है। अब बड़ी टेंशन हो रही है। मैंने कहा समझ में नहीं आ रहा, अब किससे पूछूं? मैंने बेइज्जती ना कर दे, मैं बोलूँगा मैं एक्टर बनना आया हूँ तो मजाक ना उड़ाते कोई मेरी। तो एक बंदा था जिसके हाथ में मैंने एल्बम देखी थी, फोटो। मैंने उससे बड़े प्यार से पूछा, भाई साहब अरे क्या है? मैंने ये राम गोपाल वर्मा का ऑफिस का। बोला फैक्ट्री? मैंने हाँ फैक्ट्री। बोले वो देखो जो 100-200 लोग खड़े हैं ना, वो उसके ऑफिस का ही एड्रेस है। अब मैं ऐसे देखा 100-200 लोग खड़े हैं। अब मैं वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आर्टिस्ट लोग ही खड़े हैं 100-200। अब वहाँ पे जाके देख रहे हैं तो एक छोटा सा लिखा था उसके ऑफिस के बाहर फैक्ट्री। अरे मैंने कहा यार इसने फैक्ट्री यहाँ लिखा हुआ, मैं ऊपर आसमान में देख रहा हूँ चिमनियों में कि फैक्ट्री कहाँ है। वो पहला दिन था जब राम गोपाल वर्मा के यहाँ मैं पहुँचा था, ठीक है ना। और 200 लोगों को देख के भाई से मेरी हालत ख़राब हो। स्मार्ट स्मार्ट बंदे यहाँ, लड़कियाँ एक से एक हीरोइन बनने लायक, हीरो बनने लायक। और मैं कहाँ, मैं साला राजपाल को देख कर चला गया था। मैंने जब ये बन सकता है एक्टर तो मैं क्यों नहीं बन सकता? बस फिर मनोबल थोड़ा गिरता चला गया। कई बार ऑडिशन में भी मैं छोड़ कर आ गया स्क्रिप्ट। मैंने भाड़ में जब मिसली दी जा रही है, मैंने कहा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा यार, मेरा कहाँ होगा। तो काफ़ी मज़ेदार रहा 1.5 साल तक का मेरा, लेकिन मैं कभी हारा नहीं, मैं कंटिन्यू चलता रहा चीज़ों को लेकर। आप 1.5 साल के अंदर काम मिल गया था फिर आपको? नहीं मिला था तो एक्टिंग में, तो नहीं मिला, राइटिंग में मिलना चालू हो गया। एक्टर से सीधे फिर राइटिंग में जाने का कैसा ख्याल आया? अब इतना बड़ा ख्याल लेके गए थे कि आपको तो बनना एक्टर ही था। देखो जब मैं एक्टर के लिए परेशान हो गया, मुझे एक बात तो समझ में आ गई थी कि मैं अभी एक्टर तो नहीं बन सकता। उसका रीज़न क्या था, मेरी एज मैच्योर नहीं थी। और इस उम्र में अगर मैं वापस चला गया तो मैंने कहा यार लाल वाले बहुत मजाक उड़ाएंगे, बोले बनने दो यार एक्टर ही भागा है जल्दी। तो मैं आना भी नहीं चाहता था, तो सर्वाइव करना भी बहुत ज़रूरी था। अब मेरे अंदर एक ही क्वालिटी थी, वो थी लिखने की। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना लिखते लिखते ही रिलेशन बनाए जाएँ, तो हो सकता कभी ना कभी मैं एक्टिंग में आ जाऊँगा। जब मैं राइटिंग की तरफ मैंने रुक किया ना तो मुझे मज़ा आने लगा। फिर मुझे एक्टिंग से थोड़ा सा कटने लगा, और मुझे राइटिंग में से जो प्यार हुआ ना वो अभी तक बरकरार है। और कंटिन्यू में एक्टिंग में ही, वो राइटिंग में ही हूँ। कुछ शो के नाम बता देंगे आप जो आपने राइटिंग की है? देखो मैंने जो सबसे पहले स्टार्ट किया था वो क्या था, मैंने सिंहासन 32 से, उसके मैंने एपिसोड लिखे थे। फिर फ्रीलांसर राइटर थे आप यहाँ? खुद लिख रहे थे? ना एसोसिएट राइटर, एसोसिएट में? जो फ्रीलांस में फिर आता हूँ कैसे कैसा आया। तो घटोत्कच, प्रहलाद, वीरेंद्र, पृथ्वीराज चौहान, जिसमें पहले बता चुका हूँ सारी बातें। फ्रीलांस का कैसा मौका मिला वो बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ एनिमेशन लिखता था, वो शो करता था कॉमेडी सर्कस। तो वो कॉमेडी शो कर रहा था लेकिन खुद सीरियस था। तो मुझसे कंटेंट लेके आता था, क्या रफत तू कॉमेडी लिखता है, मुझे बता ऐसा ऐसा है कंटेंट। तो मैं उसे लिख के दे दिया करता था और वो मुझे आधी पेमेंट दिया करता था। वहाँ उसके सेलेक्ट हो जाया करते थे और मुझे आधी पेमेंट दे दिया करता था। लेकिन वो ऐसा इंसान था, उसने मुझे बताया नहीं था कि मैं कॉमेडी सर्कस के लिए तेरी स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ। अब एक दिन क्या हुआ, कंटेंट मैंने उसको सुनाया और उसने क्रिएटिव टीम को सुनाया। तो बोले भाई ये तेरा कंटेंट तो नहीं है, बोले उस राइटर को लेकर आ जिसने ये लिखा है। अब उसकी मजबूरी होगी मुझे ले आना। तो मुझसे बोला यार रफत आज संडे है और मैंने तुमसे वो स्क्रिप्ट लिखवाई थी ना, तो आज जो है प्रोड्यूसर ने आपको बुलाया। मैंने कहा मुझे क्यों बुलाया? अरे नहीं वो क्या उनकी समझ में नहीं आ रहा है और वो बोल रहे हैं कि तुमसे मिलना ज़रूरी है। मैंने कहा चल चलते हैं।
अब हम वहाँ गए मोहन स्टूडियो में, कॉमेडी सर्कस का पूरा सेटअप वेटअप लगा था, सारे आर्टिस्ट वहाँ बैठे हुए थे। मैं बोला यार ये तो सब कॉमेडी सर्कस में आते हैं सब लोग। बोला हाँ कॉमेडी सर्कस की ही पूरी स्क्रिप्ट लिखी आ रही है। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा पहली बार इतने बड़े आर्टिस्ट सब मेरे सामने बैठे हुए हैं, हाई लो सब बैठा के बकायदा। तो मैं वहाँ इंट्रोड्यूस हुआ उन लोगों से कि मैं राइटिंग करता हूँ। मैं सबसे छोटा राइटर था वहाँ पर, एज में भी और वैसे भी। तो उनको यकीन नहीं हुआ कि इतना छोटा बंदा ये राइटिंग कर रहा है। तो वहाँ जब मैं उनसे जुड़ा तो मैंने 2-4 कंटेंट और सुनाए, उनको पसंद आ गया। उसके बाद फिर मेरी स्टार्ट हुई फ्रीलांसर कॉमेडी सर्कस। तो कॉमेडी सर्कस, फिर कॉमेडी सर्कस 2020 2 सीज़न मैंने उनके साथ पूरी टीम के साथ किए थे। फिर तो लाफ्टर के फटके ये शो भी किया था। फिर टेढ़ी बात शेखर सुमन के साथ वो भी लिखा था। फिर राजू श्रीवास्तव के गैग्स भी लिखे थे जो मस्ती चैनल जब लॉन्च हुआ था। अरे दीवानो मुझे पहचानो, काफ़ी सारे कॉमेडी शो मैंने किए। और डार्लिंग आई लव यू टू वो भी लिखा। बाकी मैं भी अपनी फिल्में खुद ही लिखता हूँ मैं। तो अभी लास्ट जो मेरा चल रहा है वो फुकरे बॉयज चल रहा है, एक्सेल एंटरटेनमेंट का, डिस्कवरी किड्स पे। हाँ डिस्कवरी किड पे। और वो फेमस हो चुका है, हिट हो चुका वो शो। कितना दौर गुजर चुका था इतना सब यहाँ तक पहुँचने में आपका? मुझे 15 साल हो, ये सारी चीज़ें अचीवमेंट करते करते आपको 15 साल? 2005 से लेकर 2015 और 2020 इन 15 साल गुजर गए, पता नहीं चला। अब एक राइटर डायरेक्टर भी बन गया था, जो डायरेक्शन कर रहा था अपने लिए, अपनी खुद की फिल्में बना रहा था, अपनी खुद की कहानियों पे वर्क कर रहा था। हाँ। ये कैसे अचानक परिवर्तन आ गया कि आप एक्टर बनने गए, फिर राइटर बन गए और राइटर से अब डायरेक्शन में आपने छलांग लगा दिया था? नहीं, अचानक मेरे एक फ्रेंड है इरफान खान, स्ट्रॉबेरी एंटरटेनमेंट उनका प्रोडक्शन हाउस है। तो मैंने उनके लिए एक शॉर्ट ये वाले इरफान खान है जो अभी नहीं रहे? नहीं वाले इरफान खान, दूसरे वाले इरफान खान है जो है अभी, तो वो प्रोड्यूसर हैं। तो उनको मैंने एक शॉर्ट फिल्म सुनाई थी हॉरर। तो उन्होंने मुझसे बोला कि रफत भाई आप इसको डायरेक्ट करो। मैंने कहा नहीं, मैंने कभी डायरेक्ट नहीं किया है। बोले नहीं आप करेंगे, हम लोग साथ में रहेंगे। तो वो मेरा पहला चांस था एज ए डायरेक्टर का शॉर्ट फिल्म का। और वो फिल्म बहुत अच्छी बनी थी और उनको बहुत पसंद आई। उसके बाद हमने 1-2 प्रोजेक्ट उनके साथ और किए। फिर धीरे धीरे रिलेशन में सबको पता चलता चला गया कि हाँ डायरेक्शन कर रहा है रफत। तो फिर काफ़ी लोगों ने मुझे ऑफर देना शुरू कर दिया। तो मैं कभी स्ट्रगल नहीं करता डायरेक्शन के लिए। मैंने कभी भी स्ट्रगल ना राइटिंग के लिए किया ना डायरेक्शन के लिए किया। जितने लोग नहीं जानते सर्कल में मेरा काम पसंद करते हैं तो मुझे सामने से ऑफर आ जाता है ऐसा। तो अभी नेक्स्ट प्लानिंग क्या कर रहे हैं आप? अपने लगभग 5 पिक्चरें बनाई हैं, यूपी वाली लव स्टोरी, थ्रिलर एक्स, आखिरी रात। उसके अलावा आप ही बता दें 2-4। मेरी 7-8 फिल्में हो गई हैं। सबसे पहले है परफेक्ट गेस्ट पीजी, दूसरी फिल्म है आखिरी रात, तीसरी है अपना यूपी वाली लव स्टोरी, चौथी है थ्रिलर एक्स, पांचवी है मैं और वो, छठी है प्रोजेक्ट हॉरर। सर ये जो कार्ड शब्द है इंडस्ट्री में बहुत प्रचलित है और कार्ड के नाम पे मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फ्रॉडबाजी भी करते हैं लोग। क्योंकि मेरे बहुत सारे यार मित्र थे जो मुंबई गए और उन्होंने बहुत किस्से और कहानियाँ सुनाई कि बहुत कार्ड के नाम पे, काम दिलाने के नाम पे किया गया। तो कितना ज़रूरी होता है ये कार्ड बनाना? देखिए ज़रूरी तो है कार्ड बनाना, लेकिन ये मायने रखता है कि आप कार्ड किस चीज़ का बनाते। जैसे कई अगर जो फर्जी आदमी है तो उनको तो पता नहीं वो किस किस नाम से कार्ड बनाते हैं। लेकिन हमारे काम करने के 2-3 ही हैं ऑथोराइज गवर्नमेंट से जो कार्ड आर्टिस्ट कार्ड बनाती हैं। जैसे सबसे नंबर 1 पे हमारी सेंटा है जो कार्ड प्रोवाइड करती है। दूसरी है फेडरेशन, फिल्म फेडरेशन, वो कार्ड प्रोवाइड करती है। और हाल ही में अभी एक कंबाइन नाम से भी जो है एसोसिएशन, वो भी एक्टरों के लिए कार्ड बना रही है। 2-4 और हैं, जैसे कि भाजपा की भी कुछ आई हैं, कांग्रेस पार्टी की भी कुछ एसोसिएशन आई है, तो लोग उनके साथ भी काम कर रहे हैं। तो कार्ड बनाना इन लोगों का जरूरी है। बाकी आपको किसी प्रोडक्शन के नाम पर अगर कार्ड बन रहा है तो वो बिल्कुल फर्जी है, कोई भी कार्ड नहीं बनना चाहिए इस बारे में। सर ये जो आर्टिस्ट जो राइटर कार्ड होता है कितने तक का बन जाता होगा ये देखिए कुछ समय पहले 2600 का था, लेकिन अभी उसका अमाउंट कुछ फीस हो गई है 3500 के आसपास। क्या प्रोसेस है कार्ड बनाने का? भी कोई प्रोसेस नहीं है। आप सिंपल से अपना आधार कार्ड जो लिविंग एड्रेस है वो आप लेकर जाइए, वो आपको तुरंत एक रसीद काट के दे देंगे अपने एसोसिएशन की, और 1 महीने के बाद कार्ड आपके घर आ जाएगा। ये ऑनलाइन प्रोसेस भी है, आप ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हो, ऑनलाइन फीस भी सबमिट कर सकते हो। इसमें किसी को बीच में लेने की ज़रूरत नहीं है।
अगर कोई आपको बोलता है कि मैं इतने पैसे लेके तेरा कार्ड बनवा दूंगा, तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, हम इसमें किसी में रोक टोक नहीं है, डायरेक्ट बन जाएगा। आप कहानीकार हैं, आप डायलॉग भी लिखते हैं, आप गाने भी लिखते हैं, सब लिखता हूँ मैं। लेखक हैं आप। तो एक प्रोसेस होता है कि आपको अपनी रचनाएं पेश करने से पहले, कहानियां पेश करने से पहले, आपको अपनी पोएट्री पेश करने से पहले रजिस्टर्ड कराते हैं आप लोग कुछ। हाँ, वो क्या प्रोसेस होता होगा और क्या खर्चा आता होगा उसको रजिस्टर्ड कराने का? कौन सी संस्थाएं हैं जैसे जिस पे रजिस्टर्ड होती हैं वो? सिर्फ इसका एक ही है, राइटर एसोसिएशन एक ही, स्क्रीन राइटर एसोसिएशन जिसको बोला जाता है, SWA। ये जहाँ से हम कार्ड बनाते हैं वही संस्था इसको रजिस्टर्ड करती है, और मात्र 2 रुपये पर पेज के हिसाब से ये रजिस्टर्ड होती है। कोई बड़ा अमाउंट नहीं आता, हज़ारों का अमाउंट नहीं आता इसको रजिस्टर्ड करने के लिए, बहुत सस्ता है। कम से कम आदमी सिक्योर तो हो जाता है रजिस्टर्ड करके। और ज़रूरी है, अगर आप अच्छे राइटर हो, आपके पास कोई अच्छी कहानी है, तो किसी को भेजने से पहले आप मेंबर बनने के बाद उसको रजिस्टर्ड जरूर कराएं। 200-300 रुपये में मेरे ख्याल से एक कहानी हो जाती होगी आराम से। अब 200-300 रुपया किसी कहानीकार के लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। ऑनलाइन प्रोसेस होता है पूरा, या फिर जाके आपको अभी एक एक पढ़ाना पड़ता है? ऑनलाइन भी हो गया। मैं ऑनलाइन ही करता हूँ हमेशा। आज जब से डिजिटल, मोदी जी का डिजिटल इंडिया आया है, तब से सब चीज़ डिजिटल हो गई है। तो मैं कभी संस्था में जाता नहीं हूँ रजिस्टर करने के लिए, मैं घर बैठ के एकदम सीधे ऑनलाइन रजिस्टर करता हूँ। ऑनलाइन प्रोसेस वही जो आपने बताया स्क्रीन में। सेम सेम, कुछ अमाउंट उनका ज़्यादा रहता है, 20-30 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन आपको सहूलियत मिल जाती है घर बैठे बैठे। लेखन के बाद आप आ गए डायरेक्शन में। हाँ, बहुत सारे आपकी तो फिल्में रिलीज हुई, लेकिन बहुत सारे जो नए डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स आते हैं उनकी फिल्में रिलीज नहीं हो पाती। क्या वजह रहती होगी कि फिल्में रिलीज नहीं हो पाती? गौतम, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे रीज़न रहते हैं फिल्म रिलीज़ ना होने का। अब उसके पीछे फाइनेंस, टीम मैनेजमेंट, कभी कभार फिल्म कंप्लीट नहीं होती, फंड ख़त्म हो जाता है, या डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म को नहीं मिलते हैं, तो कोई भी रीज़न रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। काफ़ी ऐसे हमारे मेकर हैं बेचारे जिनको सिनेमा हॉल नहीं मिलते, फिल्म बन जाती है, लेकिन फिल्म बनने के बाद उनको थिएटर नहीं मिलते, तो वो फिल्म डब्बे में बंद हो जाती है। कई सारी ऐसी चीज़ होती है, फिल्म स्टार्ट होती है, आधे से बन के प्रोड्यूसर चले जाते हैं या साथ छोड़ के चले जाते हैं, तो फिल्म डिब्बे में बंद हो जाती है। कुछ ऐसे रहते हैं जिनका मुहूर्त ही होता है, बस मुहूर्त के बाद फिल्में बंद हो जाती हैं। तो रीज़न बहुत सारे रहते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या रीज़न हो सकता है, कोई फिक्स रीज़न नहीं रहता। कंप्लीट होने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर का रीजन हो सकता होगा। कंप्लीट बनने के बाद आपको पैसा चाहिए प्रमोशन के लिए। कभी कभार हम लोग क्या करते हैं ना, जितने भी इंडस्ट्री में लोग हैं या कोई नया बंदा प्रोड्यूसर आ रहा है, तो उसको 2 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि फिल्म की कॉस्ट कितनी है और प्रमोशन की कॉस्ट कितनी है। जो नए मेकर हैं वो हमेशा भूल जाते हैं कि फिल्म का प्रमोशन भी होना है और रिलीज़ भी होना है, वो उस अमाउंट को भूल जाते हैं। तो जिस मेकर को फिल्म लाइन में आना है, अगर आपकी फिल्म का बजट 50 लाख है, तो प्लीज़ कम से कम 50 से 1 करोड़ रुपये आपको प्रमोशन में रखना पड़ेगा, तब आपकी फिल्म अच्छे लेवल पर रिलीज जितनी होगी। की फिल्म है उतना ही आपको लगभग मार्केटिंग बजट रखना पड़ेगा। बिना मार्केटिंग तो कुछ है ही नहीं। अगर आप पेन खरीदो या कुछ भी दुनिया की छोटी से छोटी चीज़ भी लो ना, तो आदमी ब्रांड ढूंढता है। वो ब्रांड कैसे पता चलता है? जब उस चीज़ का प्रमोशन होता है। अब हमारी फिल्म रिलीज हो गई, प्रमोशन नहीं है, तो कैसे पता चलेगा ऑडियंस को कि ये फिल्म आई है? जब उस फिल्म के बारे में पता होगा तभी तो लोग, ऑडियंस 200 रुपये का टिकट लेकर आएगी थिएटर तक। अब जिस फिल्म के बारे में पता ही नहीं है तो पब्लिक कैसे आएगी? इसमें सर थोड़ा सा करेक्शन और थोड़ी सी जानकारी मैं ये चाहूँगा कि एक फिल्म डिस्कस हुई, फिल्म बनी, उसके बाद सेंसर प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूटर प्रोसेस और पर थिएटर में जो फिल्म लगाने का कॉस्ट वगैरह होता है, एक बार आप डिफाइन कर देते तो बहुत बेहतरीन चीज़ निकल के आ जाती। क्या है ना, बहुत बारीकी चीज़ है ये। मैं छोटे कम समय में इसको समझा नहीं पाऊँगा कि फिल्म स्टार्टिंग से लेकर जब हम पहला प्रोसेस हमारा राइटिंग का है, राइटिंग से लेकर रिलीज तक का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत लंबा है। अब उसको हम कम समय में समझा ही नहीं सकते। फिल्म पहले राइटिंग हुई, फिर कास्टिंग हुई, फिर प्री प्रोडक्शन में वो काम पे गया, फिर शूटिंग पे गए, शूटिंग के बाद पोस्ट प्रोडक्शन हुआ, पोस्ट प्रोडक्शन के बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का काम चालू हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग हायर करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर पूरे इंडिया में फिल्म रिलीज का काम करता है, जिसकी अपनी कुछ % फीस रहती है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसका कैसा है वो लोग आपस में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मैंने कहीं सुना था कि डिस्ट्रीब्यूटर आपकी फिल्मों को खरीदते हैं, क्या ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है।
अगर कोई आपसे कहता है कि मैं आपको फिल्म बना के देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर खरीद लेगा, तो जाहिर सी बात है डिस्ट्रीब्यूटर नहीं खरीदता है। डिस्ट्रीब्यूटर का मेन काम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर का काम ये रहता है कि आपकी फिल्म को पर्दे पर लाना, और जो भी प्रॉफिट होता है उसमें शेयरिंग होती है डिस्ट्रीब्यूटर की और प्रोड्यूसर की शेयर। वो आपकी फिल्म रिलीज कराने की जिम्मेदारी लेता है। हाँ, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो आपकी फिल्म पर्दे तक ला सकता है। और फिल्म ने जितना जितना बिजनेस किया वो तो फिल्म के ऊपर है। अब जितना ही बिजनेस करेगी वो अपनी फीस या शेयरिंग लेके आपको पेमेंट कर देगा। अच्छी कमाई हुई तो अच्छा पेमेंट, और फिल्म फ्लॉप हुई तो नुकसान तो उस बेचारे का भी है। ऐसा तो नहीं खाली प्रोड्यूसर का नुकसान होता है, हर आदमी बिजनेस करने के लिए फिल्म बिजनेस करता है। सर वेब सीरीज का एक दौर सा चल पड़ा है, ज़्यादातर मेकर अब वेब सीरीज पे शिफ्ट हो रहे हैं। मेरे को लगता है वजह ये है कि पूरी दुनिया मोबाइल पे शिफ्ट हो गई है। तो ये जो वेब सीरीज है, ये दौर जो आ गया वेब सीरीज का, कैसा बिजनेस करते होंगे ये वेब सीरीज वाले? क्योंकि मैंने जो देखा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जब ये डाले जाते हैं तो कोई ऐड वैड या स्पॉन्सर वगैरह ज़्यादा मुझे दिखा नहीं। तो कैसे बिजनेस होता होगा इस वेब सीरीज का? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये उन लोगों के लिए भी है जो अभी तक कंफ्यूज है चीज़ों को लेकर। लोग कि ये- कंफ्यूज बहुत हाँ, हैं। काफ़ी जो मेकर है, जो क्रिएटर हैं, जो नई जनरेशन है, जो दूर बैठे हैं, उनको हमेशा लगता है कि यार ये बिजनेस कैसा होता है। तो उसके कई सारे पार्ट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक वेब सीरीज होती है जो आप अपने यूट्यूब के लिए बनाते हैं। जो टीवी वगैरह कर रहे हैं, दी वायरल फीवर, हाँ, फिल्टर तो कॉपी ये गूगल पे करता है इनको। यूट्यूब पे जो ऐड आते हैं उसके आप जनरेट होती है पेमेंट। तो ये तो हो गई वो पेमेंट। और जो ओटीटी पे आती है उससे वेब सीरीज बना के इसलिए फ़ायदा है, हालांकि उस पर ऐड नहीं आते तो कमाई कहाँ से होगी। लेकिन हम उस ओटीटी को पाने के लिए 200 रुपये का जो रिचार्ज कराते हैं पर मंथ, कराते नहीं कराते? बिल्कुल। अगर हम आर्ट की कोई वेब सीरीज देख रहे हैं तो हमें 200 रुपये का पैकेज लेना पड़ेगा, या उल्लू का कुछ देख रहे हैं तो 99 का पैकेज लेना पड़ेगा। तो हर ओटीटी ने अपना अपना एक पैकेज बना के रखा है। अब मान के चलो कि सबसे छोटा पैकेज 99 का है, और आपको एक उल्लू की वेब सीरीज़ पसंद आ गई है जो आपको देखनी है, आपने 99 में पर मंथ का है पैकेज करा लिया है। 99 को मतलब 100 रुपये मान के चलिए, अगर 10 लाख लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो कितना अमाउंट हो गया? कितना अमाउंट हुआ? बिल्कुल ऐसी बात है। और वो मान के चलिए 50 लाख की बनी वेब सीरीज, उसका पैसा रिटर्न आ गया सिर्फ 10 लाख लोगों में। और हमारी आबादी कितनी है? 1.5 अरब। तो 1.5 अरब में से अगर नॉर्मली 10 लाख लोग भी सब्सक्रिप्शन करते हैं तो उनका बिजनेस तो हो गया ना। तो ये उनकी कमाई है। सर, यही एक एमएक्स प्लेयर है या कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनका क्या होता होगा कमाने का जरिया? देखिए, सबका बिजनेस वही है, ओटीटी का है। एमएक्स प्लेयर पे जैसे कि मान के चलो फ्री है, लेकिन मुझे एमएक्स प्लेयर तभी मिलता है जब मैं पोस्ट पेड में ऐड ऑन होता हूँ। मान के लिए मेरे मोबाइल का बिल 499 रुपये का है, लेकिन अगर मैं एमएक्स जोड़ लेता हूँ तो मुझे उसके साथ एक और ओटीटी प्लेटफॉर्म मिल जाता है जो 599 में मुझे बिल होगा। तो 100 रुपये मेरा जा रहा है ना। तो कैसे ना कैसे करके हम ही लोग उनको पेमेंट दे रहे हैं जनरेट करके। अब वो अमाउंट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, शेयरिंग के हिसाब से। तो पैसा, और एमएक्स प्लेयर पे तो ऐड भी आती है, तो ऐड की कमाई अलग है, ठीक है। अब इसमें बिजनेस कैसा हो सकता है कि हम स्पॉन्सर के थ्रू काम कर सकते हैं। मान के चलिए हमने कोई वेब सीरीज प्लान करी, अब हमें लग रहा है कि इस वेब सीरीज में मुझे कार यूज करनी है, तो कार की स्पॉन्सर हम क्यों नहीं करा लेते? इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कार फ्री की, पैसा ही फ्री का। तो जो पैसा देंगे तो मेरे पास तो पैसा बच गया है ना, तो मैंने उसको मेकिंग में लगा दिया, ये मेरी कमाई हो गई। मान के चलो 1 करोड़ का मैंने बिजनेस किया या एक सीरीज बनाई और मुझे 2 करोड़ का स्पॉन्सर मिल गया, तो मेरा 1 करोड़ तो फायदे का हो गया ना। बिल्कुल। तो कई सारे पार्ट्स होते हैं, और इसके लिए ऐसा नहीं कि नॉर्मली हमने कोई वेब सीरीज बनाई तो हमें कोई स्पॉन्सर मिल गया 1 करोड़ का, 2 करोड़ का। ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इसके पीछे बहुत सारी एजेंसियाँ काम करती हैं, मार्केटिंग टीम होती है जो आपको स्पॉन्सर ला के देती है। स्पॉन्सर ला के देती है, और स्पॉन्सर के लिए जो प्रोडक्ट हम वो स्पॉन्सर कर रहे हैं वो कैपेसिटी देखता है कि मैं कितने, इस शो की कितनी कैपेसिटी है कि मैं इसको इतना स्पॉन्सर करूँ। क्योंकि हर आदमी अपना फ़ायदा देखता है कि मैं कितना दिख रहा हूँ और कहाँ दिख रहा हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेब सीरीज का दौर चालू हुआ, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए, पूरी दुनिया मोबाइल पे शिफ्ट हो गई है। ऐसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि मेरी मम्मी का
है कि वो जी टीवी पे कुमकुम भाग्य बहुत देखती हैं। अच्छा। तो जब कुमकुम भाग्य देखती हैं तो पहले तो ये सब था नहीं, हम्म। पूरा सही से देखती थी। अब एक हाथ से मोबाइल स्क्रॉल करती रहती हैं और एक हाथ से कुमकुम भाग्य देखती रहती हैं। हम्म। तो इतना जकड़ लिया ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने या ये मोबाइल का दौर जो है, तो ये क्या सिनेमा हॉल से टीवी को खत्म कर देंगे क्या ये वेब सीरीज या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स? ओटीटी ने स्टारडम खत्म कर दिया। हर कोई अभी ओटीटी पर आ रहा है। अभिषेक बच्चन साहब की देख लो, नेक्स्ट सीरीज देख लो, किसी को मालूम था कि ना अभिषेक बच्चन साहब भी आएंगे ओटीटी पे? तो वो स्टारडम जो सिनेमा पे देखने का सपना था ना, वो अब धीरे धीरे लोग खोते चले जाएंगे। कि नॉर्मली सब लोगों को बिजनेस करना है, आना है, और ओटीटी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, नए लोगों के लिए प्लेटफॉर्म अच्छा है। पहले क्या सिनेमा हॉल में कितनी फिल्में रिलीज करोगे आप, तो मेकर तो बैठे रहते थे। तो जो नए नए मेकर्स हैं उनके लिए अच्छा है। कई सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो फिल्म बनी है, जो रिलीज नहीं हो रही है, वो ओटीटी खरीद ले रहा है। तो इससे अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है? वरना पहले तो प्रोड्यूसर फिल्म बनाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढेगा, वो कितने थिएटर में रिलीज करेगा, नहीं करेगा, ओवरऑल बर्बाद तो प्रोड्यूसर को ही होना था। अभी अच्छा ऑप्शन क्या हो गया कि आपने फिल्म बनाई, फिल्म बनाने के बाद आपके पास 50 ऑप्शन है ओटीटी के। बिल्कुल। जहाँ से आपको प्राइस अच्छे मिलते हैं वहाँ डील करो और जल्दी करो, क्यों मगजमारी करनी है, अगला प्रोजेक्ट बनाओ। सुपरस्टार का दौर खत्म हो जाएगा, अब दौर आ जाएगा एक्टरों का। एक्टर हम जैसे पहले सलमान खान, शाहरुख खान, एक अमिताभ बच्चन, एक दौर था कि ये लोग सुपरस्टार थे, बाकी लोग एक्टरों की गिनती में आते थे। लेकिन अब दौर सिर्फ एक्टरों का स्टार हो जाएगा, सुपरस्टार का दौर खत्म। देखिए ये बात तो सही है कि स्टार का दौर नहीं रहेगा, एक्टर का दौर रहेगा, और इसमें सबसे अच्छा योगदान रहेगा हमारे कंटेंट का। जिसका कंटेंट अच्छा होगा वही चलेगा, जिसका कंटेंट अच्छा नहीं होगा वो नहीं चलेगा। सर यूट्यूब का भी एक दौर सा चालू हो गया है। जितने क्रिएटर या मेकर्स हैं जो पहले फिल्में बनाते थे और सपना देखते थे कि हॉल में ही रिलीज हो पाएगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता था, लेकिन जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आए हैं तो मेकरों के लिए या क्रिएटरों के लिए बहुत सारा बाहर सा आ गया है यूट्यूब। लोग यूट्यूब पे एटलीस्ट तो डाल के अपना टैलेंट शो कर सकते हैं। हाँ। तो आपको लगता है कि यूट्यूबरों का एक दौर आएगा, जमाना आएगा, या यूट्यूबर सर्वाइव कर जाएंगे? नहीं, आ गया है। आगे आएगा नहीं, आ चुका है। पहले क्या होता था कि कंपटीशन 2-4 कंपनियां होती थी, म्यूज़िक कंपनी, जैसे किसी को सिंगर बनना है तो वो 2-4 कंपनियां थी अपनी, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां थी। तो एक मौका नहीं मिल पाता था प्लेटफॉर्म पर आने के लिए कि यार कैसे मैं अपना टैलेंट दिखाऊं लोगों को, कैसे मैं आऊँ। तो अभी क्या है, वो ख़त्म हो गया है। एक यूट्यूब ऐसा माध्यम बना है कि आप अंदर टैलेंट है, आप अपना प्रोडक्ट बनाइए, एक यूट्यूब चैनल खोलिए और दुनिया को दिखाइए अपना टैलेंट। कोई कंपनी आपको रोक नहीं सकती, कोई कुछ कर नहीं सकता, किसी सेंसरशिप की जरूरत नहीं है। कोई नहीं। सेंसर देखिए, जितना सेंस, लेकिन सेंस तो होना चाहिए कि हम डाल के रहे हैं। ये है सेंसरशिप नहीं, लेकिन सेंसर सेंस होना चाहिए। अब क्या है, आप अपना टैलेंट खुद दिखा रहे हैं, आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं, और वर्ल्ड वाइड आप दुनिया को अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। तो ये तो अच्छा है मेकरों के लिए, जो अपना टैलेंट नहीं दिखा पाते, तो उसके लिए बहुत अच्छा ये ऑप्शन है डिजिटल का, यूट्यूब का। आपका ये इंटरव्यू जब लेने आया, हाँ, उससे पहले थोड़ा सा रिसर्च होमवर्क कर रहे थे रात आपके बारे में हम। सुबेरे जब मैं बैठा सवाल जवाब क्या पूछूं, सुबह तक करा तूने? बिल्कुल किया। रात भर नहीं सोया? रात किया था 1.5 घंटे। उस आपका पिछला इंटरव्यू देख रहा था, उसके बाद आपके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया, लोगों से जानकारी प्राप्त की फ़ोन ऑन करके। बहुत तेजी। फिर सुबेरे मैं बैठा 9 बजे के सवाल लिख लूँ कि क्या पूछा जाए। तो सबसे पहले मैंने अपने भाई से ये कहा कि जरा गूगल खोल और देख रफत साहब का क्या आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने आर्टिकल लिखा है। तो मैंने एक चीज़ देखा है, IMBD या IMDB ऐसा कुछ है, जिसमें विकिपीडिया IMDb गूगल के बाद उसको एक आज वैल्यू दिया जाता है कि लोग कहते हैं हमारा IMDb पे प्रोफाइल है, और ये वो कैसे बनता है? देखिए, जब आप किसी फिल्म को प्रमोट करते हैं बिल्कुल। तो IMDb एक ऐसा, जैसे एक जैसे हम विकिपीडिया बोल रहे हैं, ऐसा एक सॉफ्टवेयर है। तो IMDb में सिर्फ सेलिब्रिटी मिलेंगे फिल्म लाइन से रिलेटेड, फिल्म इंडस्ट्री के से लेकर टोटल वही काम होता है। अब वो IMDb हॉलीवुड का भी हो सकता है, साउथ का भी हो सकता है, या हिंदी का भी हो सकता है। ठीक है। जब हमारा प्रोजेक्ट किसी अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है, या जैसे कि बुक माई शो वगैरह सब इंक्वायरी निकल जाती है, तो IMDb की एक टीम है जो आपकी जानकारी इकट्ठी करके प्रोवाइड करती है गूगल पे, या अपने माध्यम से लोगों को बताती है कि ये भी बंदा इंडस्ट्री में है। बहुत लोगों का प्रोफाइल देखो तो वो शो नहीं होते, क्योंकि केवल उनकी वही प्रोफाइल्स होती है IMDb वाली। ठीक है, IMDb क्या है ना, सिर्फ फिल्म रिलेटेड है। विकिपीडिया वर्ल्ड वाइड है, उसमें दुनिया भर की सारी नॉलेज ले लो आप A to Z। लेकिन IMDb सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही बनी है,
उसमें आप बाकी कुछ नहीं डाल सकते। आप अगर आप प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, एक्टर, मतलब ए टू जेड कोई भी टेक्नीशियन हो, आपको एमडीवी पे पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी उसकी। मतलब एमबीडीवी पे नहीं है तो आप राइटर नहीं है, ऐसा? नहीं है, ये बहुत ही गलत भावना है कि भाई अगर हम विकीपीडिया पे हैं या आईएमडीबी पे हैं तो ही हम इंडस्ट्री के हैं, ऐसा कुछ बिल्कुल मानना नहीं है। एक बात और क्लियर कर दीजिए जो मेरे को लगता है आपको क्लियर करना ही चाहिए, कि क्या विकिपीडिया पे आने के लिए आपका, कहीं मैं कहीं बैठा था तो वो साहब ये कह रहे थे, अपना विकिपीडिया वगैरह खोल के दिखा रहे थे और ये कह रहे थे कि क्योंकि मैं विकिपीडिया पे हूँ तो मैं मतलब हूँ, बाकी लोग अगर नहीं है, मैंने ऐसी नाम बताया उनको कि ये ऐसे ऐसे फलाना है और ये काम करते हैं। उन्होंने कहा गूगल खोल के दिखाओ मुझे, मैंने गूगल पे नाम सर्च कर दिया, उन्होंने कहा नहीं आ रहा साहब, कह रहा फर्जी है वो, और उन्होंने अपना दिखाया कि हाँ देखो मैं आता हूँ। तो वो चीज़ बहुत एक आर्टिस्ट के लिए रहता है कि अगर आप विकिपीडिया पे नहीं है तो क्या आप आर्टिस्ट नहीं है, अगर आप गूगल पे नहीं है तो क्या आप आर्टिस्ट नहीं है। तो ये भी क्लियर कर दीजिए कि विकिपीडिया पे आना भी आजकल कितना आसान हो गया है। देखिए, विकिपीडिया या कोई भी चीज़ हो, बिल्कुल किसी भी वेबसाइट पे आने के लिए आपको काम करना ही पड़ेगा, बिल्कुल। ठीक है ना। ये अगर आप काम कर रहे हो, कंटिन्यू काम कर रहे हो, जेन्युइन काम कर रहे हो, तो आप विकिपीडिया, एमडीबी, किसी भी आप वेबसाइट पे आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि भाई विकिपीडिया और एमडीबी जिनका नहीं है, वो इंडस्ट्री में नहीं है, वो जी नहीं रहे, वो खाना नहीं खाते हैं, तो ये गलत बात है। ऐसे कितने लोग हैं जो एमडीबी पे नहीं है। एमडीबी पे फिल्म मेरी रिलीज हो गई तो मैं एमडीबी पे आया, मेरे प्रोजेक्ट रिलीज हुए तो एमडीबी पे आ गए। तो जिन लोगों की फिल्में रिलीज नहीं हुई, क्या वो काम नहीं कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं। ऐसे कितने मेरे सीरियल के राइटर हैं जिनकी एमडीबी पे पेज नहीं है, लेकिन वो सीरियल बड़े बड़े लिख रहे हैं, तो इसका मतलब वो काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने फर्जी पैसे दे दे के विकिपीडिया बनाया और काम नहीं करते। उनके बारे में क्या कहेंगे फिर आप? विकिपीडिया पैसे लेके लिख देते हैं। विकिपीडिया कभी पैसे लेके नहीं लिखता है, लेकिन आप उस पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, जिसके लिए एक एजेंसी वर्क करती है। अगर आपने एजेंसी हायर किया, अपने आप को प्रमोशन कर लेगी, तो एजेंसी आपको पूरी तरीके से जो जो विकिपीडिया पर आने के लिए प्रोसेस है उससे गुजारती है और आपका एक विकिपीडिया क्रिएट करके देती है, उस लायक बना देती है आपको माध्यमों से। देखिए, पैसे से कुछ भी हो सकता है, कोई भी जानकारी आप दे सकते हैं, लेकिन आपका काम बताता है कि आप विकिपीडिया के लायक हैं कि नहीं है। ऐसे कितने अकाउंट हैं जो पहले विकिपीडिया पे थे, लेकिन जब विकिपीडिया ने उनको डिलीट कर दिया, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या फिर वो इंडस्ट्री से आउट हो गए? अभी भी उसी लेवल पे काम कर रहे जिसमें पहले कर रहे थे? तो फिर ये क्वेश्चन बहुत गलत है कि भाई विकिपीडिया और एमडीबी वाले ही लोग काम कर रहे हैं। बहुत ऐसे इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हैं जो विकिपीडिया पे नहीं है लेकिन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अच्छे मुकाम पे काम कर रहे हैं। हमारा नहीं है विकिपीडिया, तो क्या हम गाली बकेंगे? हमें लगता है कि हमें विकिपीडिया के लिए काम करना है और इंशाल्लाह कभी भी काम हो सकता है। वो कोई अच्छा प्रोजेक्ट जैसी मार्केट में आएगा, विकिपीडिया खुद ब खुद बनाएगा, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ भाई हम एजेंसी को बोले कि वो क्रिएट करेंगे विकिपीडिया। मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब विकिपीडिया खुद मेरा अकाउंट बनाएगा। आपने जितने प्रोजेक्ट किए, आपकी म्यूजिक एल्बम जो अल्ट्रा पे भी रिलीज हुई है, जी म्यूजिक कंपनी ने भी रिलीज की है, तो क्या प्रोसेस होता है वहाँ तक पहुँचने का कि आप अपनी प्रोजेक्ट को बनाते हैं और फिर वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ फिर रिलीज कर देती हैं उसे? देखिए, प्रोसेस कुछ नहीं है। आपका प्रोडक्ट अच्छा है ना, अगर आप एल्बम बना रहे हो तो आपकी एल्बम अच्छी होनी चाहिए, सॉन्ग अच्छा होना चाहिए, आपका पिक्चराइजेशन अच्छा होना चाहिए। हर कंपनी को बिजनेस करना है, कोई भी चीज़ हो। अगर मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो मैं अच्छी चीज़ देखकर खरीदता हूँ, मैं गलत चीज़ को क्यों नहीं खरीदता हूँ। तो सेम सब बिजनेसमैन है, वो कंपनियाँ भी ये देखती है कि हमारी कंपनी में जो गाना चले वो अच्छा लगना चाहिए लोगों को। मैंने जितने भी गाने रिलीज़ किए हैं कंपनी से, वो अच्छे बनाए हैं, उन लोगों को अच्छे लगे हैं और उन्होंने रिलीज़ किया बाकायदा। और मुझे बहुत अच्छी बात, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ऐसे गाने बना के लेके आऊँ जो उनको पसंद ही आए। लगभग इंडस्ट्री में आपको काम करते करते 15 साल हो गए हैं, इतना मोटिवेटेड कैसे रहते हैं आप कि आज तक लगातार काम कर ही रहे? देखिए, मुझे इतना पता है कि मैं काम करता रहूँगा तो एक दिन अपने मुकाम पे पहुँच ही जाऊँगा, ठीक है। और ये सब मोटिवेशन मुझे जो पुराने सीनियर एक्टर हैं उनकी बायोग्राफी पढ़ पढ़ के मिला। मैंने हमेशा मुंबई जाने से पहले या अभी भी मैं उनके बारे में पढ़ता रहता हूँ कि किसने कितना स्ट्रगल किया है। और हमसे ज़्यादा यकीन मानो उस समय स्ट्रगल था। उस टाइम तो कम प्रोडक्शन हाउस हुआ करते थे, कम प्रोड्यूसर डायरेक्टर हुआ करते थे, तो वहाँ कतार लंबी थी। और अब हम जिस दौर में गुजर रहे हैं उसमें हमारे पास काफ़ी स्कोप है काम करने का। तो मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं इतनी कम उम्र में आ गया था और अभी मैं जिस उम्र में हूँ मैं ठीक हूँ।
बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी चीज़ के। तो ये सब चीज़ आई है पॉजिटिव रहने का। अगर आपको विश्वास है, मुझे विश्वास है अपने ऊपर कि मैं अगर ऐसे ही काम करता रहा तो किसी न किसी दिन मैं अच्छे मुकाम पे पहुंच जाऊंगा। जो ये नए कलाकार आ रहे हैं, नए राइटर, एक्टर, डायरेक्टर, ये जो भी क्रिएटिव लोग हैं, इनके लिए आपका कुछ कहना है कि इंडस्ट्री में कितना संघर्ष भरा है, या फिर? देखिए, संघर्ष तो ज़िंदगी भर हर फील्ड में, आप कोई सा ही फील्ड ले लो, हर फील्ड में संघर्ष है। ऐसा कोई सा फील्ड नहीं जिसमें संघर्ष नहीं हो। सबसे अच्छी बात यह है कि आप आपका टारगेट क्लियर करके आइए। आपका टारगेट क्लियर नहीं है ना, तो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, फिल्म लाइन में क्या। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी फिल्म लाइन में संघर्ष कुछ ज़्यादा है बाकी बिजनेस के मुकाबले, लेकिन आप पैशन रखेंगे तो ज़रूर ये काम कामयाब होंगे ही होंगे। पता चला कि हमने 2 साल काम किया और हमें लगता है कि यार 2 साल बहुत हो गया, अब हम नहीं कर सकते, थक गए, तो थकना नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ हो जाएगा तो हो ही जाएगा। अगर आपने मुंबई को समय दिया तो मुंबई, यकीन मानिए कि मुंबई आपको समय देगी। और ऐसे कई उदाहरण मैं आपको बता दूंगा, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब 20 साल तक इतना अच्छा कलाकार गुमनाम रहा। क्यों रहा? क्यों रहा? नसीब की बात। एक्टर तो वो भी कमाल थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी इस बंदे ने। उनके बड़े बड़े इंटरव्यू देखिए आप। अगर 20 साल कितना होता मुकाम यार, आधी जिंदगी उन्होंने स्ट्रगल में गुजार दी, तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन उनको पता था आज उन्होंने 20 साल में जितनी मेहनत करी उसका सारा भुगतान मिल रहा है उनको ऊपर वाले की तरफ। वो उन्होंने जो शोहरत हासिल करी है वो आदमी 20 साल में नहीं कमा पाया जितना उन्होंने अब हासिल कर लिया। तो मैं उनकी बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपको हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहो बस। मुंबई सबको अपनाता है, सबको, दुनिया भर के अच्छे बुरे सबको अपनाता है वो। उसने दाऊद इब्राहिम को भी अपनाया, उसने पूरी इंडस्ट्री को अपना के रखा है। वहाँ पे आप अगर जाओगे तो आपको अपनाएगा ही अपनाएगा। बहुत अच्छी है, आई लव मुंबई। इस समय बहुत जोरों शोरों पर एक न्यूज़ चल रही है सुशांत सिंह राजपूत केस की, जिसमें नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म को बहुत दिखाया जा रहा है। आपके साथ हुआ है कभी नेपोटिज्म या ग्रुपिज्म का, कभी शिकार हुआ? नहीं, कभी ऐसा कोई चांस आया नहीं। बस भाई अगर मैंने किसी के लिए कुछ लिखा है, अगर पसंद नहीं आया तो जाहिर सी बात है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं जो लिख के ले जाऊँ वो पसंद ही आएगा और उसको नेपोटिज्म नहीं बोलूँगा। मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और नेपोटिज्म तो हर फील्ड में है। मैंने पिछली बार भी किसी एक इंटरव्यू में कहा था कि नेपोटिज्म हम खुद बनाते हैं, कोई किसी को करता नहीं। मान के चलिए कि सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म है और एक किसी बड़े स्टार सन की फिल्म है, तो आप किसकी फिल्म देखने जाएंगे? स्टार सन की फिल्म देखने जाएंगे। तो बोले यार इसको कौन देखेगा, ये तो सीरियल में दिखता है, इसको देखते हैं। तो हमने खुद तैयार कर दिया नेपोटिज्म। हम 200 रुपये उस बंदे को दे रहे हैं जो स्टार सन है, जिसकी एक्टिंग बकवास है, और हम उस बंदे की फिल्म नहीं देख रहे हैं जो मेहनत करके फिल्मों में आया और जो हम जैसा ही है, जो आउटसाइडर है। तो हम आउटसाइडर को छोड़कर हम इनसाइडर को 200 रुपये खर्च कर रहे हैं। जब उसकी फिल्म बिजनेस नहीं करती है तो फिर आरोप लगता है कि नेपोटिज्म हो गया, इसकी फिल्में रिलीज नहीं करने देते हैं, ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते हैं। तो इसका मुख्य कारण हम ऑडियंस जैसे ही हैं और कोई नेपोटिज्म नहीं है। जो कल आज इनसाइडर हैं, जो वो पहले भी आउटसाइडर ही थे ना। ऐसा तो नहीं है कि वो जन्म से ही कैमरा लेके पैदा हुए थे। हर इंसान पहले आउटसाइडर ही होता है बिजनेस में। आज जो बोल रहे हैं नेपोटिज्म के बारे में, कल ये इनसाइडर हो जाएंगे, फिर इनकी जो औलाद आएंगी फिर क्या करेंगे? वो इनसाइडर हो गए, फिर इनसाइडर हो गए। तो क्या आज के समय को याद करेंगे? एक अच्छे पिता बन पाया? अच्छा पिता बन पाया यार। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? बी पॉजिटिव। बच्चे मानते हैं कि आप एक अच्छे पिता हैं। हाँ, अगर वो बच्ची बोलती है कि पापा बहुत अच्छे हैं तो जाहिर सी बात है कि मैं एक अच्छा पिता बन पाया हूँ। मैं जब भी जाता हूँ उसका हंसता हुआ चेहरा आता है, पापा आई लव यू। इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं अच्छा हूँ। कोई ऐप है आप में? ये तो पता नहीं यार, तुम बता दो। तुम इतने देर से बैठे हो, कुछ ऐप दिख रहा हो तो? कुछ महसूस करते हो कि ये कमियां हैं मेरे अंदर, ये ऐप है, ये नहीं होना चाहिए? मेरे अंदर ऐप है सिर्फ सीखने का। सीखना बहुत कुछ चाहता हूँ। मैं कभी भी नेगेटिव चीज़ को अपनाना नहीं चाहता हूँ। मैं नेगेटिव चीज़ को छोड़ता चला जाता हूँ। बस यही ऐप है मेरे अंदर, और कोई ऐप नहीं। बस हंसने का ऐप है, मैं हंसता बहुत हूँ। ओपन माइंडेड, फ्रैंक। हाँ। क्या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म्स या फिल्म बनाने के लिए, फीचर फिल्म बनाने के लिए मुंबई जाना? कोई ज़रूरी नहीं है। ये
उन सबके लिए क्वेश्चन अच्छा है जो ये सोच रहे हैं कि हमें काम करने के लिए मुंबई ही जाना है। जब से डिजिटल सिनेमा बना है तब से आप जहाँ हैं वहीं से फिल्म इंडस्ट्री ओपन कर सकते हैं। अभी एक बात सुनिए, हम मुंबई में रहते हैं, हम शूटिंग करने के लिए कहाँ आते हैं? मान लो हम उत्तराखंड आए, अपने नैनीताल हैं, तो क्या हम यहाँ रह के नैनीताल में शूटिंग नहीं कर सकते? बिल्कुल। तो हमें मुंबई क्यों जाना है? हाँ, ये हो सकता है कि स्टूडियो के अभाव के चक्कर में पोस्ट प्रोडक्शन काम के लिए मुंबई जा सकते हैं, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में अभी वो चीज़ें नहीं है, नहीं, तो हम वहाँ जा सकते हैं। लेकिन फिल्म कहीं से भी आप रिलीज़ कर सकते हैं। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब तक दुनिया के किसी भी कोने में तो आप रिलीज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं कि मुंबई में जाके लैपटॉप खोले तब जाके फिल्म रिलीज होगी, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो आप कहीं से भी इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि मुंबई आना ज़रूरी है। उत्तराखंड मुंबई बन जाएगा कभी? लगता है आपको यहाँ के मेकर से मुंबई बना पाएंगे? ज़रूर, कोशिश तो सभी लोग कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जल्दी बन भी जाना चाहिए, क्योंकि हम उत्तराखंड के लोग बहुत पीछे हैं। अभी देखो भोजपुरी सिनेमा है, बिहार का कितना आगे बढ़ गया, साउथ का सिनेमा है, सब आगे बढ़ गया, लेकिन हम अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? उसका रीज़न समझ में नहीं आ रहा कि लोग अभी तक उत्तराखंड की फिल्म क्यों नहीं बना पा रहे। या अच्छे सिनेमा नहीं है, सिनेमा है तो थिएटर उनको मौका नहीं मिल रहा फिल्म रिलीज करने का, रीजनल बोल कर उनको हटा दिया जा रहा है। तो हमें आगे बढ़ाने के लिए पहले गवर्नमेंट को पहले हम आर्टिस्टों का साथ देना चाहिए, ताकि हम हिम्मत जुटा पाएँ कि हम उत्तराखंड की फिल्में बना सकें, उनके एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जा सकते हैं, उनको थिएटर दिया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि उत्तराखंड की फिल्म भी बॉलीवुड की तरह बन सकती है। बिजनेस दिखाई देगा तो कई सारे ऐसे प्रोड्यूसर फाइनेंसर हैं जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने आप खींचे चले आएंगे, खुद ब खुद ही अपनी इंडस्ट्री बन जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। सर आप उत्तराखंड से हैं, जन्मभूमि कर्मभूमि मैक्सिमम आपकी उत्तराखंड ही रही है। जन्मभूमि मेरी उत्तराखंड है, कर्मभूमि मेरी मुंबई मुंबई है। है। तो यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, जो कलाकार हैं, उनके लिए क्या प्लान कर रहे हैं आप? देखिए, मैं हमेशा ना, मेरा रुझान रहा है कि मैं उत्तराखंड के आर्टिस्टों के साथ काम करूं, क्योंकि मैं उत्तराखंड का हूं और मुझे लगता है कि यहाँ बहुत स्कोप है, लेकिन बदकिस्मती से वो काम नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए। तो मेरी कोशिश रहती है मैं जितने भी शूट करता हूँ उत्तराखंड में इसलिए करता हूँ ताकि मैं यहाँ के टैलेंट को मौका दे सकूँ। मेरी जितनी भी फिल्में हैं, ज़्यादातर फिल्में मैंने अपने उत्तराखंड कुमाऊँ में ही शूट की हैं और मैंने कुमाऊँ के लोगों को ज़्यादा मौका दिया है ताकि एक अच्छी टीम का गठन हो, जिनके द्वारा एक अच्छी फिल्मों का निर्माण किया जा सके। तो मुझे लगता है कि सारे आर्टिस्टों को अभी खुल के आना पड़ेगा सामने, और मैं अभी काफ़ी प्रोजेक्ट बनाने की प्लान भी कर रहा हूँ। अगर मुझे अच्छा टैलेंट मिलता है तो मैं ज़रूर उन लोगों के साथ काम करूँगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उत्तराखंड के लोगों के साथ काम करने में। उत्तराखंड के प्रतिभाओं को आपने मौका दिया, 2-4 नाम गिना देते तो ज़्यादा बेहतर रहता, लोग कनेक्ट कर पाते उन चीज़ों से। देखिए, अभी मेरे साथ जितने लोगों ने काम किया है, तो जैसे आपके अनुग्रह अग्निहोत्री जी हैं, वो रुद्रपुर के हैं, मैंने उनके साथ काम किया। मनोज रोमोला जी मेरे साथ मुंबई में ही रहते हैं, लेकिन वो अपने इधर लालकुआ के ही हैं, मेरे पड़ोसी हैं, तो हमने उनके साथ काम किया। तनुज पाठक जी हैं, हमने उनके साथ भी काम, हल्द्वानी के हैं, वो काम किया। छाबड़ा जी को आप अच्छी तरह जानते ही हैं, बिल्कुल। भूषण छाबड़ा जी रुद्रपुर के हैं, हमने उनके साथ काम किया। और चारू तिवारी जी हैं हल्द्वानी के, जो नैनीताल थिएटर से हैं। काफ़ी लोग हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं और आगे भी मैं काम करता रहूँगा। मैं हमेशा उत्तराखंड के आर्टिस्टों के लिए हूँ। अगर कोई आर्टिस्ट को लगता है कि मुझे फिल्म लाइन में काम करना है तो मुझसे ज़रूर संपर्क करें, मैं उनको अच्छी राय, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी आप नया क्या कर रहे हैं? उत्तराखंड में आप लॉकडाउन में आए हैं, कुछ तो प्लान कर रहे होंगे, क्रिएटिव माइंड है आपका, कुरफात तो मचा ही रहा होगा। ये बात तो सही है भाई, मैं बहुत क्रिएटिव इंसान हूँ, मैं खाली बैठूंगा भी नहीं। बिल्कुल। हाँ, इस बार मैंने, जब तक मैं हूँ तब तक शॉर्ट पे शॉर्ट फिल्में बनाता रहूँगा मैं। हाँ, तुमको काम करना तो फिर आकर आपको भी ले लूँगा। बीड़ा उठा लिया आपने कि सारे उत्तराखंड के आर्टिस्टों को इस बार काम देना ही देना है। हाँ, अगर वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो मैं ज़रूर उनके साथ काम करूँगा। जी, बहुत बढ़िया आपका वो है प्लान। मैं, अगर कोई आर्टिस्ट बोलता है कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ तो मैं उसे एक्टर बनाऊँगा। एक्टर हो या ना हो, एक्टिंग तो आप निकलवा ही लेते हैं सेट पे। मैं मेहनत करता हूँ, अगर मेरे अंदर काबिलियत होगी तो मैं उसे एक्टर बना दूँगा। बनना ना बनना उसकी किस्मत के ऊपर, मैं अपना काम करता हूँ। अच्छा, ये जो एक्टिंग स्कूल्स होते हैं, हम्म। किसी भी एक्टर को एक्टिंग सीखने के लिए एक्टिंग स्कूल से जाना जरूरी है? आज के दौर में एक्टिंग स्कूल जाना कुछ ज़रूरी नहीं।
क्योंकि जब से डिजिटल सिनेमा आया है तब से हर टीचर यूट्यूब पर आ गया। ठीक है, बिल्कुल। आप एक्टिंग स्कूल जाएंगे, 3 से 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, जिसका जैसा एक्टिंग स्कूल का होगा वो वैसा आपसे फीस ले लेगा। मान के लिए आप गरीब हैं, आपके पास 1 लाख रुपये भी देने के लिए नहीं है, आपके पास 50,000 रुपये भी देने के लिए, लेकिन आप एक्टिंग सीखना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पे जाइए और बड़े से बड़ा टीचर यूट्यूब पे आपको एक्टिंग सिखाता हुआ नजर आ जाएगा, जो वहाँ सिखाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको अपना मोबाइल ऑन करना है, यूट्यूब ऑन करना है और एक्टिंग क्लासेस लिखनी है। एक्टिंग क्लासेस में सारे लोग वही लोग हैं जो आपको 3 लाख रुपए में वहाँ सिखाएंगे, वही आपको फ्री में यहाँ पे कंप्यूटर पे यूट्यूब में सिखा रहे हैं। तो उसके लिए पैसे क्यों देने भाई? माँ बाप को परेशान क्यों करना? 50,000 कोई भी अमाउंट हो, एक गरीब के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो इससे अच्छा क्या है, ये मेरी तो अपनी सलाह है कि एक्टिंग स्कूल में ना जाकर आप यूट्यूब पे खोलो। यूट्यूब पे आप जिस टीचर से सीखना चाहते हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब में सिखा रहा है, तो ये तो अच्छा है। अगर आपको एक्टिंग स्कूल ही जाना है तो वो सीख लो यूट्यूब पर। हाँ, पैसे फालतू आ रहे हैं, माँ बाप का ज़्यादा अमीर है तो जाओ, आप पैसा बर्बाद करना फिर किसको अच्छा नहीं लगता है, करो। सर, इस इंटरव्यू से पहले हम आपकी फिल्म यूपी वाली लव स्टोरी देख रहे थे, थ्रिलर एक्स वगैरह हमने फिल्में देखी आपकी। आप जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं, आप अपनी फिल्म के लास्ट में लिख देते हैं दी एंड। शुरुआत में कहानी शुरू होती है, मारपीट, ये सारी चीज़ें होती हैं और लास्ट में माँ बहन भाई बहन सब लोग मिल जाते हैं, चीज़ें अच्छी हो गई और आप लोग लिख देते हैं दी एंड। लेकिन मैं और मेरा भाई, हमारी टीम इन चीज़ों से इत्तेफाक नहीं रखती। हमारा शो का लास्ट में हम लिख देते हैं जस्ट अ बिगनिंग, क्योंकि अब तो शुरुआत हुई है, फिल्म खत्म हुई, सारी चीज़ें बेहतर हुई, अब तो शुरुआत हो गई, हीरो हीरोइन मिल गए ना, अब तो प्यार मोहब्बत अब होगा। नहीं, आपने अगर मेरी फिल्म देखी तो लास्ट में मैंने दी एंड लिखा ही नहीं। चलिए, ये बहुत बढ़िया रहा। ये बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि किसी भी चीज़ का एंड हम डिसाइड नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, यही मैं कहता हूँ, इसलिए जस्ट अ बिगनिंग। कुछ भी, लेकिन एंड नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मेरी फिल्म है तो डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि डायरेक्टर इस नज़रिए से सोच रहा है। ऐसा नहीं कि वो पूरी दुनिया का नज़रिया है कि ऐसा ही होगा। बस कुछ हमारे कैरेक्टर ऐसे होते हैं रियल लाइफ में भी जो उसे कनेक्ट करते हैं कि यार ऐसा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया के लिए वही कनेक्ट होगा। तो दी एंड तो कोई चीज़ है ही नहीं। मैं जो सोचता हूँ ऐसा नहीं कि भाई मेरा जो एंड हो वो आपका भी एंड हो। जी बिल्कुल, वो किसी का भी एंड हो सकता है। तो ये तो मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ कि दी एंड होना चाहिए। बस जहाँ है छोड़ दो, बाकी ऑडियंस अपना आप दिमाग लगाएगी कि उसका आगे क्या होगा, ये होगा या नहीं होगा, या होगा कि नहीं होगा। वो ऑडियंस अपने साथ लेके चली जाएगी एंड को कि क्या किया जाए। दोस्तों, आज हमारे साथ थे फिल्मी चाणक्य में मल्टी टैलेंटेड राइटर डायरेक्टर मिस्टर रफत अब्बास अली साहब, जिनके साथ बात कर कर बहुत मजा आया। इन्होंने पूरी जर्नी अपनी शेयर करी है कि कैसे वो एक एक्टर बनने गए, उसके बाद वो राइटर बन गए, कॉमेडी सर्कस तक पहुंचे, अपनी खुद की डायरेक्टेड फिल्म बनाई यूपी वाली लव स्टोरी। तो सर, आपको आज हमारे साथ बैठकर गपशप कर कर कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा गौतम, आपके शो में आके फिल्मी चाणक्य, और मैं कामना करता हूँ कि आप जिस मेहनत से इस फिल्मी चाणक्य का सफ़र आगे बढ़ा रहे हो और बहुत अच्छे मुकाम पे आप जाओगे। बहुत अच्छी शुरुआत है आपकी, एक छोटे शहर में आपने इस शुरुआत को आगे किया है। और मेरी कोशिश रहेगी कि जब भी कोई अच्छा टैलेंट आए तो मैं आपसे रूबरू कराऊँ, ताकि और भी लोग आपके साथ बातें शेयर कर सकें। मुझे वाकई में बहुत मज़ा आया और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी गपशप हो जाएगी इतनी देर तक। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे साथ बातचीत सुनने में मज़ा आया है तो गौतम भाई का जो चैनल है फिल्मी चाणक्य, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आगे भी ये लोग नए नए टैलेंट को लेकर आएंगे, तो प्लीज़ भाई का शो देखना ना भूलें। अगर आपको फिल्म लाइन से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं गौतम के माध्यम से आपको ये जानकारी ज़रूर देना चाहूँगा। और अभी मैं कुछ शॉर्ट फिल्में प्लान कर रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं अभी नैनीताल, उधम सिंह नगर या कुमाऊं क्षेत्र के जितने भी आर्टिस्ट हैं जो मेरे साथ काम करने के इच्छुक हैं, तो वो ज़रूर मुझसे संपर्क करें या गौतम से संपर्क कर सकते हैं। तो मैं ज़रूर उनके साथ काम करना चाहूँगा और चाहता हूँ कि आपके अंदर जितना टैलेंट है उसको अपने माध्यम से एक अच्छे प्लेटफॉर्म के द्वारा सबको दिखाया जाए। जब तक के लिए सी यू सून, जस्ट अ बिगिनिंग।